जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. Thank you. ताड़ साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मालदीव्स के अंदर। आपको पता है, हम अक्सर साउथ एशियन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, बल्कि डेली इसी पे बात होती है। तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी, भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहाँ से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं, उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तार साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी, पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकयात है। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनका कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, एक हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ। 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं। पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा, चीमा साहब देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। ट्विटर बड़ी जालिम गेम है। आपकी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हल्का ही कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पार्टी है। मुर्शिद पाक की जो पार्टी है ऑनलाइन पार्टी है। जिस तरह एक कभी खारियां के अंदर पार्टी थी, उसका नाम था पोखकड़ पार्टी। ये बिल्कुल इसी तरह की उसी की पैरेलल पार्टी है। इसका कोई वजूद है ही नहीं है कहीं, सिर्फ स्वाय लौंडे लपाड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे। क्योंकि दूसरे तो ट्वीटर कर ही नहीं सकते ना, दूसरे तो बेचारे सुबह खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो ट्वीट किस तरह करेंगे। ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके बाप ब्लैकिए हैं, जिनके बाप जखीरा अंदोजी करते हैं, वो आईफोन ले देते हैं बच्चों को बर्थडे पे, वो करें क्या फिर। और तो पाकिस्तान में या इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, करना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने का शौक को नहीं है, बाप की करप्शन के पैसे बहुत हैं। वो सारा दिन 10-10 अकाउंट बना के ट्विटर के, तो ये वाह याद करते हैं। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने दिलों अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं, तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना लें, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था, तो सर्वाइव सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाइये का नाम है हसन जी खान है, कोई माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें
कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें जरा, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईस साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपने आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन चीमा साहब वहां पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, उसके पीछे और कई चीजें मैंने रिसर्च की। टूरिज्म जो उनका है, जो गोरा जाता है वहां पे वो $2500 स्पेंड करता है, जो भारतीय वहां जाता है $750 स्पेंड करता है। इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो भी खैर उनको है तो वो ठीक है, लेकिन वो इतना उसको वो दे थिंक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। एक दूसरा, इनको मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था, इनको कहें ठीक है जी, हमारे जो आर्मी के लोग, हमारे पायलट हैं, वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन? तो ये मेरा मकसद है, मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए। इस वक्त हो क्या रहा है कि दे आर टोटली गोइंग इनटू द कैंप ऑफ टर्की एंड चाइना, जो नई वहां पे गवर्नमेंट आई है। और ये बीमारी यहाँ पे ही नहीं है, मॉरिशस में भी इस तरह ही हो रहा है। नेपाल के अंदर भी चाइना जो है वो बड़ा खुल के पैसे फेंक रहा है और नेपाली अयाशी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पॉलिटिकल पार्टीज को वो बड़ा फंड कर रहे हैं। वहां पे जो गोरखे आके इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते थे, और इस वक्त नेपालीज आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, चाइना एज वेल। चाइना फिर आपको पता है ना कि वो मसल फ्लेक्स करता है, और उनका ये तरीका वारदात है कि कौम के गुर्दे लिखवा के उनको श्रीलंका बना देता है। आप श्रीलंका की मिसाल आपके सामने। पाकिस्तान तो खैर इनके हालात इन्हें क्या कर लेंगे, सी पैक की सड़कें उठा के तो नहीं जा सकते ना चाइना वापस। वैसे अगर उनका बस चले तो ले जाए वापस अपनी वो सड़कें उठा के, लेकिन वहां तो फिर बन चुकी हैं। मेरा एक दोस्त है वाशिंगटन डीसी में, उसने कहा था कि भाई, मैंने उसको कहा यार देखेंगे पाकिस्तान जो है ये श्रीलंका ना बन जाए। उसने कहा नहीं, ये कभी नहीं बन सकता। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा वो पैसा जो पैसा पाकिस्तानियों ने चाइना से लिया है वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं है। वो पैसा सारा तो पड़ा लंदन में, और मकान बने, फ्लैट सारे दुबई में। उनको रिपोजेस किस तरह करेंगे? देखे ना, ग्वादर रख लेंगे तो मेरे पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का क्या फर्क पड़ेगा? कहते रख लो, हमारी तरफ से पूरा बलूचिस्तान ले लो, उनके सेहत पे क्या असर है? देखे ना, रिपोजेस करेंगे ना, जो आके कहेंगे जी अच्छा बिजली बंद कर देंगे तो अपने प्लांट ले जाएंगे। आपके तो सारे लंदन बैठे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैंने E7 आपके शहर इस्लामाबाद में देखा, जब बिजली जाती थी लोगों ने 2-2 जनरेटर रखे हैं चौई साहब, जिसमें 50-50 हजार रुपए का डीजल एक दिन में जलता है। तो आपके, क्योंकि आपने बेसमेंटों में इस्लामाबाद के अंदर डॉलर और पाउंड इतने आपने रख लिए हैं, यू डोंट केयर। मैंने आपको कई दफा कहा था, आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में अगर रेस्टोरेंट के ऊपर अगर रोटी $5 की हो जाए किसी तंदूर पर, यकीन करें किसी के माथे पर बल नहीं होगा। वजह यह है कि आपने पिछले 30 साल से इस तरीके से दुनिया को बेवकूफ बनाया है, इतना डॉलर और पाउंड इकट्ठा किया है। मेरा मतलब दुनिया को नहीं पता। अभी आपने पिछले दिनों जब आपके आर्मी चीफ साहब ने जो नई आपके आए हैं, आपको याद होगा जब डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, छापे मारे गए, तो ट्रक ले जाके लोड करनी पड़ी करेंसी आपको। इस्लामाबाद के एक मकान पर F6 में जब गया था, 2 दिन ट्रक अनलोड करते रहे करेंसी। तो चीमा साहब, आप दर हकीकत आपकी सेहत पे तो कोई असर नहीं है। आप तो चाइना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको तो बड़ी चीज ही है, कुछ चीज जो है वो पड़े तो शायद कुछ हो, बिगड़े आपका। और दूसरा, बिगड़ना भी किन का है? जो 23 करोड़ पाकिस्तानी बैठे हैं लेबर कैंप में, उनके ही बिगड़ेगा। दूसरे लोग तो 1 वे टिकट अपनी जेब में रखते हैं, जो सिर्फ कैरी ऑन लगेज के साथ लंदन से लैंड करते हैं, वो फौरन फ्लाई कर देंगे वापस। और मजे की बात यह है कि उनको कैरी ऑन भी क्या होना, प्राइवेट जहाज होते हैं। आजकल तो रवाज ही पाकिस्तान में प्राइवेट जहाजों में बोरियां डॉलरों की भर के निकलने का रवाज है। पहले रवाज था कराची के पास से लांचों पे पैसा जाता था दुबई। अब हर लौंडे लपाड़े के पास अपना जहाज है, हर लौंडे लपाड़े।
तो अब पता है आपको, आपकी सारी एजेंसियों को पता है, आपकी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं इस चीज में। मैं दुख के साथ कहता हूं, एक ऐसा मुल्क बनाया गया 14 अगस्त 1947 इन द नेम ऑफ इस्लाम, ओनली रिलीजन ऑन द प्लेनेट, लेकिन दुनिया का करप्ट तरीन कंट्री है। खुदारा या तो नाम चेंज करें आप इसका, तो या फिर ये कहना बंद कर दें कि ये इस्लाम के नाम पर बना था। आप इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम। अगर ये इस्लाम का चेहरा है और इस तरह इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना के आप उस मुल्क को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है। ये आपको चाहिए इसको रोके। दूसरा, उसमें चीमा साहब आज जो मैं एक और चीज बात कर रहा, दूसरा मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरह आप 76 साल से अपनी लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। उसकी लोकेशन है इंडियन ओशन के ऊपर, साउथ वेस्ट साइड पर है इंडिया के। उन्हें पता है कि हमने दो इंडिया को मिल्क करना है या चाइना को मिल्क करना है, उन्हें भी पता चल गया, बड़े तेज ने। डॉलर और पाउंड की जो है इसकी जो कशिश है इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बना देती है। तो वो भी बड़ी खूबसूरती के सब अपनी लोकेशन बेचने के चक्कर में है और बेच रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो मेरा मशवरा होगा कि भारत को चाहिए कि इस ट्रैप में ना जाए। लेट चाइना डू इट इफ दे वांट टू डू इट। उसकी वजह यह है कि आप जहां जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप जहां जा रहे हैं आप वहीं रहें, आप पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पे। अब वो कहां पहुंच चुके हैं चीमा साहब, वो भी बताना चाहता हूं। सर, अमेरिका के 3 जहाज हैं रेड सी में, भारत के 4 जहाज हैं वहां पे। ठीक हो गया। उसके बाद सर, आज मैं बल्कि हर भारतीय को मुबारकबाद देना चाहता हूं, दूंगा। अदितिया L1 पे पहुंच गया है, जो सूरज के ऊपर फेंका था। चौथा कंट्री है दुनिया में जो वहां पहुंचा है, द 4th कंट्री। चाइना इज नॉट देयर येट। अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन 3 मुल्क थे, चाइना उसमें नहीं है। चौथा वो जो आपका पहुंचा है, 4 माह का फासला तय करके, वो 1500 किलोमीटर का, 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करके वो लेग रेज पॉइंट पर जो L1 जो कहा था, लेग रेज पॉइंट पर पहुंच चुका है। 2 साल वहां रह के वो जो एनर्जी सूरज से निकल रही है उसको स्टडी करके डाटा कैलकुलेट करें। तो ये मालदीव जैसे छोटे छोटे जो पत्थर जो रास्ते में पड़े हैं, बर्मा जैसे, नेपाल जैसे, इनके ऊपर आप अपना टाइम ना जाया करें। let them have the party with the dollars, let them enjoy the Chinese cooking, let them enjoy it। थर्ड सब एक पॉइंट है, जैसे आपने कहा कि मालदीव्स की बात की, इंडिया एक मेजर कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर, एक रीजनल पार है। थर्ड साहब, आप नहीं देखते कि जैसे आपने कहा कि मालदीव्स को समझ लग गई है कि हाउ टू मिल्क चाइनीज एंड द इंडियंस। थर्ड साहब, ये तो इंडियंस के लिए बड़ा चैलेंज है कि अगर इस तरह एक बेशक छोटा मुल्क हो, लेकिन फॉर एग्जांपल उनके अंदर कैपेसिटी है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको वो ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 लोगों ने स्टेटमेंट दी और इंडिया के अंदर एक तूफान शुरू हो गया। वो नॉर्मली इस तूफान का नरेंद्र मोदी साहब को फायदा है। कई दफा आप थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करते हैं फॉर इंटरनल यूनिटी, वो उन्होंने वो करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कई बातें ये भी कही जा रही है, मैं आपसे इस कमेंट करना चाहता हूँ, आज हसीना वाजद चौथा इलेक्शन जीत गई हैं और तार साहब कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और भारत चाहता था कि हसीना वाजद रहे, क्योंकि हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े क्वेश्चन हैं, ऑपोजिशन ने बायकॉट किया हुआ है और इंडिया चाहता है कि कोई भी इमर्जिंग स्टेट इस खित्ते में जो है वो परेशान रहे, कंफ्यूज रहे, डिस्टर्ब रहे और स्टेबल ना हो। बांग्लादेश अगर स्टेबल होता है तो शायद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंडिया के लिए। सो बांग्लादेश को अब हसीना वाजद के अपने मसले हैं, लेकिन तारसब अगर बांग्लादेश एक अनस्टेबल मुल्क रहता है, मालदीव्स आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, इंडिया के हाथ में नहीं आता, तो आपको नहीं, एंड देन पाकिस्तान के साथ उनके मसले ऑलरेडी खराब हैं फॉर वन रीजन और दी अदर 75 साल से, आपको नहीं पता कि इंडिया की तो पार घर में चैलेंज हो जाएगी, खित्ते में चैलेंज हो जाएगी, एंड देन हाउ टू मूव ऑन विद दिस। देखिए आप चीमा साहब, मैं थोड़ा सा मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ हैं। 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने इंडिया? बांग्लादेश की हालत देख लें। आज बीबीसी ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है कि उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ये गुर्बत से निकल के थोड़ा ऊपर आया लेकिन फिर गुर्बत में वापस चला गया। दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, आमरीयत की तरफ मूव कर रहा है। वहां पे अपोजिशन पार्टी जो है उसने बायकॉट किया हुआ था, उसके बाद इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी?
उसके बाद उन्होंने आज बीबीसी ने उनकी गुर्बत के इन्फ्लेशन के चार्ट दिखाए। उन्होंने कहा इस वक्त कोई बंगाली अगर मछली खरीद लेता है तो मसाले नहीं खरीद सकता, मसाले खरीद लेता तो चावल नहीं खरीद सकता। इन्फ्लेशन क्या लगती है। करप्शन में उसका उन्होंने नंबर बता दिया, 12वां नंबर है करप्शन में पीक है इस वक्त बांग्लादेश का। हर दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर दूसरा इस्लामिक कंट्री इज बिजी इन करप्शन। अफसोस के साथ, दुख के साथ, बल्कि बहसीते एक मुसलमान, बहसीते एक पाकिस्तानी, मुझे दुख है कि 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया पे और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं हर जगह पे। अपने मुल्क में बैठे हैं तो आपके ऊपर अजाब बन गए हैं आपके हुक्मरान। जहां भी बैठे हैं आप, कहीं भी बैठे हो किसी इस्लामिक वर्ल्ड में, आपके ऊपर आपके हुक्मरान अजाब इलाही बन के उतर चुके हैं। जो आप बाहर बैठे हैं उन पे भी जलाल है। हमारे जैसे लोग तो खैर यहां बैठे हैं, हमें तो गॉड ब्लेस अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है, जिसने रिफ्यूज दिया है। मुझे सऊदी अरेबिया से ज्यादा मजहबी आजादी इस वक्त अमेरिका। मैं जो मेहनत करता हूं रिज़्क़े हलाल कमा के अपना शाम को खाने की सलाहियत रखता हूं। मेरे दरवाजे पे कोई बदमाश, कोई पुलिस वाला आके मुझे ये नहीं कह सकता बाहर निकलो, तू कौन है, बाहर निकल, गड्डी किथों ले दे मेरे गड्डी पैसे दे। मेरा गिरेबान कोई बदमाश नहीं पकड़ सकता, लेकिन हर इस्लामिक कंट्री के अंदर बदमाश भरे पड़े। आपकी इज्जत महफूज नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में, कोई बच्ची सेफ नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में। आपके हालात देख लें। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, चाहे सऊदी अरेबिया मेरे सामने रख लें, मैं उनकी रॉयल फैमिली से सारे मैं लॉ एंड ऑर्डर दिखाऊंगा। वहां पे जो गर्दनें उतारते हैं वो लोग कौन होते हैं, जो बंगाली, पठानों, जिनकी जुमे वाले दिन एक वहां पे शो किया जाता है, जिसकी वीडियो बना के वो सेल्फियां खींचते हैं उनके साथ गर्दनें काट के, उनमें सऊदी तो होते ही कोई नहीं है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत वजह क्या है, क्या वजह है? मेरा मकसद, आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए थ्रेट बन जाएगी। इंडिया की थ्रेट किस तरह बनेगी? 4 तो शिप, 3 अमेरिकन खड़े, 4 अगले ले गए रेड सी के अंदर। और दूसरे मुझे ये बताएं, नेपाल जाते हैं, अगले डॉलर फेंक रहे हैं वहां पे, जो जहां उनको सूट करता है वो दे लेते हैं। हाइड्रो प्लांट भी तो दे दिया उन्होंने। और तीसरी एक बात मुझे ये बताएं, छोटी सी मैं ये करना चाहूंगा, आप, श्रीलंका थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? बांग्लादेश थ्रेट हो, पाकिस्तान थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? आप सिर्फ थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान हैज बिकम अ थ्रेट फॉर देयर ओन सिटीजंस, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। मैं छोटी सी आपकी मिसाल, टीटीपी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप किस तरह थ्रेट किसी को कर सकते हैं? कुछ आप थ्रेट करने की सलाहियत रखते हैं किसी को? आप गालियां देने की सलाहियत रखते हैं, देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश थ्रेट कर सकता है किसी को, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूं कि बंगाली मछली लेता तो मसाला नहीं खरीद सकता, मसाला लेता तो चावल नहीं ले सकता। आप थ्रेट दे सकते हैं किसी को? और दूसरा, आपके ऊपर जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो मिला के करते हैं, जो करप्ट रजीम कब्जा कर लेती है, वो थ्रेट नहीं देने देती, क्योंकि फिर उनके सिलसिले रुक जाते हैं। आप इस वक्त IMF के कितने तलवे चाटते हैं? आपने अगले दिन टैक्स कलेक्ट किया, सबसे पहले खबर आई है पाकिस्तान में, हमने IMF को जो टैक्स की रिपोर्ट देनी थी उसके अहदाफ हासिल कर लिए। आप अब थ्रेट कर सकते हैं कि IMF आपकी किस्त रोक ले? हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर। चीमा साहब, नहीं। आप जब कौमें मॉरली बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिये अखलाकी निकल जाए, जब किरदार साजी खत्म कर दी जाए, जब सिर्फ बच्चे पैदा हो तो 4-4 महीने के बच्चे पैदा हो रहे हो पूरी कौम में, तो वो थ्रेट देते हैं लोगों को। अब कौमों को थ्रेट देंगे आप? और दूसरी बात मैं कर रहा हूं, मैं डीएनए खोल देता हूं आपको, बंगालियों को भी, सबका आपका। आपके तो डीएनए में थ्रेट आई नहीं है किसी को देना। आपने तो 400 सदियों में नहीं दी थ्रेट आई है किसी को, किसी फॉरेन इन्वेडर को रोका आपने? आप तो लेट के उनको वेलकम करते हैं, लेट के। अब वो चले गए हैं ब्रिटिश, आप अब भी गुलाम हैं डॉलर और पाउंड के। दूर से सीटी मारते हैं, आजा $3 बिलियन, आप लेट जाते, सारी कौम लेट जाती है। मैंने कल भी कहा था, वाहिद कौम पाकिस्तान, मेरी मादरे मिलत, जो अपने कपड़े जलाकर अपने घर को आग लगा के जश्न मना रहे हैं। कहते हैं एसेट बेच दिए हैं, डॉलरों की बारिशें शुरू हो चुकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे एसेट बिक रहे हैं, तालियां बज रही हैं, तालियां। चलो चीमा साहब, दर हकीकत ये मैं बताऊं, करप्ट कंट्रीज जो होते हैं वो थ्रेट नहीं देते। करप्ट मुमालिक जो होते हैं ना, जो करप्शन में डूब चुके होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को आग लगाने के काबिल होते हैं, किसी को थ्रेट नहीं दे सकते। भारत को थ्रेट नहीं, जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में, और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है तो। लौंडा लपाड़ा ना उर्दू चो ट्वीटा छुड़ाओ पढ़ो ना नहीं,
इनको पहले जिहाद से जान छुड़ाओ, इनकी पहले तरक्की की तरफ अगर लेके जाना है, साइंस के साथ जो आपका बाइकाट है पहले उसको ठीक करें आप। चीमा साहब इस तरह नहीं होता थ्रेट आपके आगे। दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके साथ खाते हैं? चीमा साहब इस तरह नहीं होता। थ्रेट देने के लिए ना बड़ा कुछ चाहिए होता है। अब तो हर थ्रेट का दौर ही खत्म हो चुका है। क्या थ्रेट होगी किसी को? अब तो सिर्फ आपकी जंगें ड्रोन की हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंगें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी डिमांड आपकी क्या है 23 करोड़ लोगों की, आपको बता दिया गया है खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए। खुलफा राशिदीन, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, बताया ना मुझे। कराची से जो वो मैंने देखा तो 15 मौलवी थे, घोड़ों पे चढ़े हुए थे, जिन्होंने सफेद झंडे उठाए हुए थे, और नीचे वीडियो चल रही थी, ये जाके गाजा में जंग लड़ना चाहते हैं। 15 मौलवी थे सारे, और जो घोड़े थे वो भी टांगों वाले थे, घोड़ियां भी टांगे वालियां पसलियां निकलियां सन। ते कहंदे गजवाए गाजा जा रहे खुदा दा ना जे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ABC ਫਿਰ ਸਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਰ सैयद अहमद खान ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ, मैं बड़ा मुरीद हूं उनका, अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन का। वो हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे सर सैयद अहमद खान साहब। गोरों ने कहा था कि इस कौम को डिग्रियां बांटो, ये बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, जाहिल मुतलक है ये, इनमें वो डिग्रियां बांटनी शुरू कर दी थी उन्होंने सर सैयद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोल के। फिर उसी वहां के जो नलायक स्टूडेंट ने आके आपका इस्लामाबाद, यहाँ पे सारी जिंदगी वो जो आके अपने नाम के साथ अलीग रखते रहे। हम तो वैसे ही खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। फिर 76 सालों में से 50 साल तो वो अलीग हमें रूल करते रहे, और सिर्फ उनकी एबिलिटी क्या थी? उनको इंग्लिश में आता था कि दिस इज पाकिस्तान, बस। और आज वो भी खत्म कर दिया आपने, निसाब सारा उर्दू में है। ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन, अमल बिल मारूफ है। आज आपकी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान हैज गॉन टू काबुल, जिनका पोर्टफोलियो क्या है, 150 मदरसा है उनका। चीमा साहब, आज मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं, आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इंडिया को, अदितिया L1 की। आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी तक पोलियो से जान नहीं छुड़ा सके। कराची के अंदर 4 केसेस पोलियो के पकड़े गए हैं, 54 लोगों के केसेस प्लस आ चुके हैं, और आप रिफ्यूज करते हैं। जो पोलियो की खवातीन कतरे पिलाने जाती, गोलियां मारी जाती हैं। आप अपना फैसला, अपना मुस्तकबिल मुतय्यन करें आप। चीमा साहब, पोलियो किसी मुल्क में नहीं रहा अब दुनिया में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आज भी है। आपने अदितिया का क्या करना है? हाँ, गालियां देनी दो सारा दिन बैठ के, दो इनको। मोदी को भी गालियां दो आप, हिंदुओं को भी गालियां दो आप, सिखों को भी गालियां दो, मरज़ैयां भी गालियां दो। दिस इज ऑल यू कैन डू इट बेसिकली, कैन डू इट, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू योरसेल्फ। चीमा साहब, दुख वाली बात है, लेकिन ये कि मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए चाइनीज को, और गेट द मनी फ्रॉम देम। और दिस इज ऑल द केस इज अबाउट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, डॉक्टर साहब, बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी, 2 महीने पहले आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया, आज ये वाला इंसिडेंट है, तो सारा। सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में
this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. Okay, the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनली चाइना का मॉडल भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही है। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसका। तो मैं कहता हूं कि ये, और दूसरा चीमा साहब, चीजें ये, अब प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त। आप देखें, मैंने आपको बताया कि मैं अब रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट द बुक ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मुख्तलिफ में उनके उसके बारे में जो रिमार्क्स है, अभी तक बुक तो मेरी नहीं आई, मैंने ऑर्डर की है, लेकिन चीमा साहब उस बुक के अंदर देखें किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर हैज गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम हिज रिलीजियस बुक्स। मैंने अगले दिन किसी से बात की तो उसने बड़ा ना आगे से एक तनकीदी तौर पर उसने कह दिया, ओ यार मोदी दा भगत है, उन्हें खुश करने वास्ते लगा होना है। वो यार चलो फिर भी मोदी दा भगत है, उसकी टीम का हिस्सा तो है ना यार, और डॉक्टर है, पीएचडी है, सारी उम्र हो रहा है, मेरा मकसद है डिप्लोमेट रहा है, केड़ा पोर्टफोलियो केड़ी शायद नहीं। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो डीसीएम, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है, उसकी मजहबी और उसकी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया है दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया है। अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है। आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए, सारे ਅਸੀਂ हिंदुओं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं, ਜਿਹੜਾ सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूं और चनकिया के बारे में पढ़ता हूं, देखें 150 एडी में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, टर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है नहीं, आपकी जबान उर्दू है, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। आप लोग इधर हकीकत, आपको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैव आइडेंटिटी इशू। आपको पता ही नहीं कि हम कौन है। आपको जिस तरीके से गैरिजन स्टेट बना के सिर्फ एक मजहब के पीछे लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के, हिंदू के पीछे जाना, हिंदू से नफरत करनी, that's all you know it basically, which is wrong. Religion is their personal matter. आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान हैं, I don't care. आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, it's your personal matter. This is your personal relationship with the God. Why you bring this thing into every single thing in your life? That is आपकी तबाही का सबसे बड़ा मूजब ही ये है। आप इस फेज से ही निकल नहीं पा रहे हैं। आप इस फेज से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे। जो गोरा था उसने बड़ी मुश्किल से चर्च को बाहर निकाला था, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आप दर हकीकत, मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल 8वीं सदी थी जब मामूर रशीद और हारून रशीद, उसके बाद आपने सोचना बंद कर दिया था। मैं आपको खासकर बताना चाहता हूँ, टर्किश जर्मनी के जब प्रेस के ऊपर कुरान छपा था तो टर्की के मौलवियों ने फतवा दिया था कि ये कुरान हलाल नहीं है जो मशीनों पे प्रिंट हो रहा है। तो आज उसके बाद आज भी आपका प्रिंट, आप आज भी किताबों से बाइकाट है। आप प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आपका बिल्कुल, आप यकीन ही नहीं करते ना पढ़ने पे लिखने पे, आपका तो उस ट्रेंड ही नहीं। आप कहते खोते हो, बकरियां हो, और हम उसके ऊपर फिरें, करप्शन करें, दाना दम मस्त कलंदर, बस ये आपका सारा टारगेट है। पता नहीं क्या बात है, आप दुनिया से नाराज हैं,
आप तालीम से नाराज हैं, गुस्से में हर वक्त पता नहीं क्या गुस्से में रहते हैं। बात करें तो जिहाद अगे रख लेंदे हो, तलवारां तो जेबां च पाई फिरदे हो। पता नहीं क्यों, व्हाट इज योर प्लान इज, हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद इट। ये तलवारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता चलता। लेकिन ताड़ साहब वो तो एक छोटी सी मिनॉरिटी है जो बंदे घोड़ों कौन में सी? बैठते हैं और लेकिन गद्दार आपके की बात। चीमा साहब ने, हुकूमत हुकूमत तो नहीं करती, या ना ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तो करती हैं। चीमा साहब आप क्यों जलीलो ख्वार हो रहे हैं? 23 करोड़ लोग आपकी फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन करने मौलाना फजलुर रहमान क्यों जा रहा है फिर तालिबान के पास? वो उनके स्टूडेंट रहे हैं ताड़ साहब पुराने। ठीक, वाह, आपके फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था ना। तो वो जाते रहते हैं ताड़ साहब, लेकिन वो मौलाना कहते हैं ये मेरे स्टूडेंट आप हैं। तबाह क्यों हुए हैं इस वक्त? 1.9 बिलियन मुसलमान तबाह क्यों हैं इस वक्त? आपको इस वक्त गाजा में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आप क्यों हो रहे हैं? आप इस वक्त अफगानिस्तान में जलील हो रहे हैं, लिबिया में, इराक में, सारी दुनिया में क्या सीरिया में क्या वजह है? दुनिया के मेजॉरिटी इश्यूज आपके साथ ही क्यों है? क्या वजह है? कोई मुझे बता दें, कुछ चीज एक गलती से बता दें आपने इजाद ही की हो, उसी का नाम ले दें, आप गलती से कह दें वो नहीं जी हमने वो हमने ये भी इजाद किया, को बता दें, नीचे से मेज के नीचे से निकाल के दिखा दें आप। ताड़ साहब दुनिया की सारी कौमों ने तो चीजें थोड़ी इजाद की हैं, लैटिन अमेरिकन ने कितनी की हैं, ब्राजील ने कितनी की है, ऐसे तो मतलब ताड़ साहब आपको लगता नहीं है पाकिस्तानी यूथ जो है, ये जो मुसलमान यूथ की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, ये पाकिस्तानी यूथ जो है ये ठीक है लोंडे लपाड़े आप सही कहते हैं, वो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी यूथ जो बाहर पड़ती है काम करना चाहती है, उनके अंदर एनर्जी है, बच्चों के अंदर वो मुस्तकबिल संवार सकते हैं ताड़ साहब। किसी मुझे तो एक का बड़ी नाम ही ले दें, गलती से बताएं कि फलां देखें ये हमारा फ्यूचर उसके साथ अटैच है, वो हार्वर्ड से पढ़ रहा है बच्चा, या उसने पीएचडी कर ली है, इस्लामिक दुनिया को वो बचाएगा, पाकिस्तान को वो बचाएगा, और जो वो पढ़ लेता है उधर ही रह जाता है। वो कहता है शुक्र है जान छूटी है अज़ाब अलाई से। ये तो मसला है ताड़ साहब, पैसे ही नहीं देते ताड़ साहब, ये जो डॉक्टरों को डॉक्टर भाग जाते हैं, ये मसला है। वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए में आप हार्वर्ड से पढ़ के पाकिस्तान में तो नहीं नौकरी की जा सकती। लेकिन भारतीय जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं। अगलों ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कशिश पैदा की। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, इसी को कहा जाता है लेगेसी, इसी को कहा जाता है किरदार साजी, इसी को कहा जाता है कपड़े सस्ते पहन लेना, सस्ती गाड़ियों में चढ़ लेना, लेकिन कहना मैं भारतीय हूं, मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा। आदित्य एल1 ऐसे नहीं चला गया, थूका नाल नहीं भेजा होना चाहते हो सूरज पे, उसके नीचे नीचे टेक्नोलॉजी लगी है, और मैं गारंटी कर देता हूं नीचे पड़े सारा यहाँ MIT के होंगे जो नीचे पड़े भेजने वाले, लेकिन दे हैव प्राइड्स इन इट। पता है आपको उनका जब फेल हुआ था और मिस्टर सोमनाथ रोया था, मोदी साहब ने गले लगाया था उसको, उसकी कभी पढ़े उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वो आदित्य वन के, लेकिन नेशनलिज्म टुक देम टू दिस पॉइंट। नेशनलिज्म, प्राइड, प्राइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सही हैं कि ये नेशनलिज्म की बात है, प्राइड की बात है, और इट टेक्स डेकेड्स, ये कोई ओवरनाइट रातों रात ये जो है वो नहीं आती। और ये लौंडे लपाड़ों का भी बस का बात नहीं है, ये तो 3 मालदीव्स के लौंडे लपाड़ों ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं, हालात खराब कर इग्नोर दिए हैं। करना चाहिए उनको, इग्नोर करना चाहिए। हाँ हाँ, इग्नोर करना चाहिए, सही कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच ताड़ साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।